हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हमने असाइनमेंट जो ईएमआई का दे रखा था उसमें डाउट तो आप लोगों ने पूछे नहीं, तो मैं 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड सभी न्यूमेरिकल्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें जो हम फार्मूले यूज करेंगे तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट लॉ तो यही था, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कंडक्टर एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, इफ सर्किट इज क्लोज्ड देन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। और सेकेंड लॉ ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इससे ये रिजल्ट आ जाएगा E = -n dφ/dt। और साथ में जो लेंज लॉ था, और लेंज लॉ ये था कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी सच दैट इट विल ऑलवेज अपोज द कॉज ड्यू टू व्हिच इट इज प्रोड्यूस्ड। और इसके बाद जो है हम लोग जो यूज करेंगे मोशनल ईएमएफ। और मोशनल ईएमएफ ये था कि किसी ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर v स्पीड से मूव किया जाए तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा या मोशनल ईएमएफ होगा या पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, वो होता है BVN। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। V क्या है? द स्पीड, कांस्टेंट स्पीड विद व्हिच इट इज मूविंग इन ट्रांसवर्स फील्ड, एंड L इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और तीसरा जो है हम जो इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे कि सेल्फ इंडक्शन में हम लोगों ने किया था कि E इज -L dI/dt। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। और म्यूचुअल इंडक्शन में भी E जो था वो म्यूचुअल इंडक्शन में हम लोगों ने जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो था E विल बी -m dI/dt। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आ सकते हैं। हम 1 बाय 1 क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। इसमें आप लोग सभी लोग इसको एक ये जो सीट पे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको अपने पास ले लेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। हम ऐसे डिस्कस डिटेल में बोल तो रहे हैं कि ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज मूविंग विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ ए होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। यहाँ पर ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, यानी ये वाला केस है। रेजिस्टेंस भी दे रखा है। द एंड्स ऑफ द वायर आर ज्वाइंड टू ए सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। द रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन। तो आपको रेट पूछा गया है और आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले जो हम लोग करेंगे V की वैल्यू क्या होगी? BVL। तो V कितना आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने दिया हुआ है 0.5 टेस्ला और V दिया है 2 मीटर पर सेकेंड और लेंथ दिया हुआ है क्या? 1 मीटर। सभी SI यूनिट में है। तो V की वैल्यू जो है लेंथ 1 मीटर दिया हुआ है तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा वोल्ट। अब V की वैल्यू मालूम है। R इन्होंने दे रखा है कितना? R दिया हुआ है 6 ओम। आप फॉर्मूला एक ये भी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो किए हुए थे वो ये है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या बल्कि P जो है वो क्या था? V²/R। वर्क डन होता है V²/R × T। तो V क्या है? 1 × 1, R है 6, तो ये आ जाएगा 1/6 वाट। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 है। और इसमें B जो है ऑप्शन जो दिए हुए हैं तो B ऑप्शन सही है। सेकेंड इन्होंने इस तरह से दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन जो डिस्कस करने जा रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने इस तरह से दिया हुआ है कि नॉर्थ और साउथ दो कोई पोल पीसेज ऑफ द मैग्नेट इस तरह से दिया हुआ है।
नॉर्थ ये है और साउथ ये, और इसमें कोई कॉइल है एंड इट इज मूव्ड विदिन द स्पेस विदिन दिस मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाती है, उस ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में इसे मूव किया जाता है कांस्टेंट स्पीड से। और इसमें इन्होंने नाम दे रखा है ABCD, और ये V वेलोसिटी से जा रहा है। इसमें इन्होंने कई ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो याद रखिएगा इसमें हम लोग ऑप्शंस जो लेंगे, जैसे ही ये इंटर करेगी मैग्नेटिक फील्ड में, वैसे ही क्या होगा, चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। और इस चेंज ऑफ फ्लक्स में, ड्यू टू दिस चेंज ऑफ फ्लक्स EMF इंड्यूस होगा, और वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। और जब ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि whenever this coil enters in this region of magnetic field, तो ये फ्लक्स चेंज होगा, और वो भी V स्पीड कांस्टेंट है तो कांस्टेंट होगा, यानी EMF जो इंड्यूस्ड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इसमें जो इन्होंने दिया है वो इंड्यूस्ड EMF, इसमें इन्होंने इंड्यूस्ड EMF और उसके बीच ग्राफ दिए हैं, कई ग्राफ दिए हैं। तो इसमें जो ग्राफ C दिया हुआ है आप देख सकते हो, उसमें ये दिया हुआ है कि पहले तो ये कांस्टेंट है व्हेनेवर इट स्टार्ट्स मूविंग विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, कांस्टेंट रेट से है तो ये कांस्टेंट रहेगा। और वे जब ये कंप्लीटली इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा तो चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं होगा। जब ये इंटर कर रहा है तो फ्लक्स चेंज है, और जब ये इस विद इन मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा तो चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं होगा, और चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं होगा तो EMF इंड्यूस नहीं होगा। और जैसे ही क्रॉस करके थोड़ा भी पार्ट बाहर जाएगा, फिर जो है कांस्टेंट स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड EMF होगा। तो फर्स्ट केस में इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू ये है, फिर क्या रहेगा 0, और फिर उसके बाद सी ऑप्शन में ये इसके बीच का स्पेस ज़्यादा दिखता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है, तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें अगर इंड्यूस्ड EMF है और यहाँ पर टाइम के बीच में ग्राफ जो है, तो इसका सी जो है, सी पार्ट सही है, सी पार्ट है, अच्छा सॉरी ये डी पार्ट में है, ये डी पार्ट में है, तो डी ऑप्शन इसका सही, हमने फिगर बना ही दिया है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने दिया हुआ है, ये बिठा दे रहे हैं, यहाँ पर हमने जो दिया था फार्मूले जो दे रहे थे, बाद में पहली क्लास में तो हमने ये डिस्कस किया था, और सेकेंड क्लास में ट्रांसफार्मर डिस्कस किया था। इसमें भी 2-4 क्वेश्चन हैं, और ट्रांसफार्मर में हमने डिस्कस किया था क्या, I प्राइमरी कॉइल अपान IS, और ये क्या था, NS अपान NP, दिस इज इक्वल टू VS अपान क्या, VP, और ये ट्रांसफार्मर रेशियो इसको कहते हैं। तो इसके एप्लीकेशन पर भी 2-3 क्वेश्चन हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि आपको दिया हुआ है एन आइडियल ट्रांसफार्मर हैज 100 टर्न्स इन द प्राइमरी, तो NP ये क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। NP इज गिवन एज 100, NS जो दिया है वो 250 दिया है, और ये कहा है द पीक वैल्यू ऑफ द AC इज 28 वोल्ट, यानी आपको V प्राइमरी में V0 दिया है फॉर प्राइमरी, और ये दिया हुआ है कितना, 28 वोल्ट। याद रखिएगा, बाई चांस इसके पहले हम लोग जो है अल्टरनेटिव करंट की क्लास ले चुके हैं, और नहीं ले चुके हैं तो आप याद रखिए VRMS जो होता है V0/√2 होता है। तो इसका मतलब V, और यहाँ पर ये क्या ले लें, VRMS फॉर प्राइमरी, VRMS फॉर प्राइमरी, ये किसके लिए है,
प्राइमरी कॉइल के लिए, और आपको सेकेंडरी कॉइल के लिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पूछा है। क्या? द पीक वैल्यू ऑफ दिस एंड द आरएमएस सेकेंडरी वोल्टेज इज नियरेस्ट टू द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन सेकेंडरी। तो जैसा कि आप जान रहे हैं उससे देख सकते हैं क्या, एन पी अपान एन एस विल बी नथिंग बट वी पी अपान क्या, वी एस। तो वी पी हमें दिया है कितना, 28 बाई रूट टू, ये प्राइमरी कॉइल के लिए है तो ये 28 बाई रूट टू, और सेकेंडरी के लिए आपको वी एस निकालना है, और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी 100 दिया है और ये है 250। तो आप इसको देख सकते हैं कि 0 0 5 5 टाइम्स 5 2 टाइम्स, तो यहाँ से वी एस अपान 28 बाई रूट टू एंड दिस विल बी नथिंग बट 5 बाई 2, क्या जाएगा, रेसिप्रोकेट कर दिया है, और इससे वी एस की वैल्यू जो आएगी वो 5 बाई 2 और इंटू 28 बाई क्या, 5 बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, 28 बाई रूट टू। यहां अगर रूट टू से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 7 टाइम्स कट जाएगा, और ये आ जाएगा कितना, रूट टू से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, और 5 इंटू 5 बाई 2 आ गया है, और ये वैल्यू देख लेना कितनी आएगी, 35 रूट टू आता है अप्रॉक्सीमेटली। और इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही है, यानी 50 वोल्ट के आसपास ही आएगा, क्योंकि रूट टू को अगर आप रखेंगे 1.41 तो 35 इंटू 1.41 अप्रॉक्सीमेटली 50 वोल्ट आ जाएगा। तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही है, अप्रॉक्सीमेटली आएगा 50 वोल्ट, अप्रॉक्सीमेटली आएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। तो आप ये खुद पढ़ सकते हैं, इंडक्शन फर्नेस में तो एप्लीकेशन होता ही है, बी में गैल्वेनोमीटर डैम्पिंग होता ही है, स्पेक्ट्रोमीटर सी इसमें होता ही है, तो इसका आंसर रहेगा क्या, डी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में डी में जो ये एक्सरे में है ईएमआई का या एडी करेंट्स का कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो इसका आंसर जिसमें नहीं है उसका वो ऑप्शन आंसर है, और वो है डी। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने कहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्वेश्चन नंबर 4 में डी हो जाएगा ऑप्शन, और एक्सरे इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट ऑप्शन है कंडक्टिविटी ऑफ द कॉइल, अमाउंट ऑफ फ्लक्स, और सी है रेट ऑफ चेंज ऑफ लिंक्ड फ्लक्स, और डी है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। तो अब इसलिए आप लोग समझ रहे हैं सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ये ही है फैराडेज सेकेंड लॉ पर बेस्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने वही एक रॉड दिया हुआ है। तो 6 के लिए पहले तो फॉर्मूला इंड्यूस्ड ईएमएफ BVL ही होगा, और इसमें इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है, और स्पीड भी दिया हुआ है, और लेंथ भी दिया हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड दिया है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और स्पीड दिया हुआ है क्या, स्पीड ही आपको निकालना है, इस केस में V निकालना है। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, V इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल रहे हैं, और लेंथ दिया है क्या 0.1 मीटर, ऐसा यूनिट में ही है, आपको V निकालना है, अभी E का काम है। द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप कनेक्टेड, आप फिगर देख सकते हैं, और इसमें जो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है 303 सीरीज में है, और फिर 303 सीरीज में है, और 6 पैरेलल में लिखा 1/6 प्लस 1/6 2/6, और रेसिप्रोकेट करेंगे तो 6/2 यानी 3 ओम ही इसका इक्विवेलेंट आएगा, और 1 ओम इसका दिया है खुद का। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और पूछा इन्होंने ये है, लूप इज कनेक्टेड टू ए नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द लूप सो एज टू हैव स्टेडी करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर।
यानी करंट आई क्या होता है E बाई आर, और ये 1 मिली एम्पियर यानी 1 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ 2 इंटू वी इंटू 0.1 हो जाएगा, और रेजिस्टेंस भी इन्होंने दे रखा है कितना 1 ओम, रेजिस्टेंस दिया है 1। तो आप यहां से देख सकते हैं पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, 1/1000 विल बी 2 इंटू वी अपान क्या 10, 0 कट जाएगा, तो इससे V की वैल्यू आ जाएगी क्या, V की वैल्यू आ जाएगी क्या 2V विल बी 1/100, तो V विल बी 1/2 इंटू 100 ऐसे आ जाएगा क्या, V की वैल्यू आ जाएगा 1/2 इंटू 100, और सेंटीमीटर कर दें तो ये आ जाएगा क्या, सेंटीमीटर कर दिया है, फिर से देख लेते हैं एक बार। इंड्यूस्ड ईएमएफ E की वैल्यू होगी क्या BVL, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, इसमें जो रेजिस्टेंस जो है 1 ओम ये कॉइल का दे रखा है, और जो आगे जो व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसका है 3, तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, और फाइनली ये जो वैल्यू आएगी 2V विल बी इक्वल टू 4/100, तो ये कितना आ जाएगा 4/, तो 2 टाइम्स ये 2 मीटर 2/100 मीटर पर सेकेंड होगा, लेकिन ऑप्शन में दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि मीटर को आप सेंटीमीटर बना देंगे, तो ये आ जाएगा V की वैल्यू क्या 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये तो था क्वेश्चन नंबर 6, और 7th में इन्होंने कहा है व्हेन ए सर्टेन सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए कांस्टेंट ईएमएफ एंड इंडक्टर L एंड रेजिस्टर इज क्लोज्ड, द करंट इन इट इंक्रीजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू द कर्व 1। After one parameter ELR is changed, the increase in current curve 2, the increase in current follows curve 2 when the circuit is closed second time. Which parameter was changed in what direction? तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन जो है अभी ए आप करेक्ट कर लीजिए जो दिया हुआ है, बाकी जब LCR सर्किट पढ़ेंगे तो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन हो जाएगा ए, माने L इज इंक्रीज्ड। और क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन प्योर इंडक्टर, तो यहां पर भी जो एवरेज पावर डिसिपेटेड इन प्योर इंडक्टर होगा वो क्या होगा 0, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी अगर इंडक्टर है, प्योर इंडक्टर है, रेजिस्टेंस है तब तो होगा, अगर प्योर इंडक्टर है तो पावर लॉस उसमें क्या होगा 0, तो द एवरेज पावर डिसिपेशन इन प्योर इंडक्टर इज 0। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा डी पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 9 कि ये दिया हुआ है इन्होंने द करेंट फ्रॉम A to B इज इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इफ एनी इन द लूप शोन इन फिगर। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो दिया है 9, फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने दे रखा है नो करंट इज इंड्यूस्ड, और दूसरा है क्लॉकवाइज करंट, सेकेंड है एंटी क्लॉकवाइज करंट, और डी है अल्टरनेटिंग करंट। तो आप इसमें देख सकते हैं कि लेंज लॉ एप्लीकेबल होगा, और करंट चूंकि डायरेक्ट इंक्रीज ही कर रही है तो एक ही डायरेक्शन में होगी, और वो क्या होगा क्लॉकवाइज। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। और फिर क्वेश्चन नंबर इन्होंने 10 दे रखा है, 10 में है द करंट I in an induction coil varied with time according to the graph। तो अब ये ग्राफ इन्होंने एक पहले दे रखा है कि करंट I in an induction coil varied with time as I और T का ग्राफ दिया है।
आपको इसके करेस्पॉन्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल विद टाइम। तो फर्स्ट केस में जब करंट कांस्टेंट है, ग्राफ आप लोग सब लोग देख रहे होंगे कि फर्स्ट पार्ट में जब करंट क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब नो इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा। फर्स्ट में ऑलरेडी कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ दे रखा है, सेकेंड में तो जीरो है, और थर्ड में भी जीरो है, और डी में भी जीरो है। आगे का पार्ट इसमें देखिए, फर्स्ट केस में जो स्लोप होगा डी आई बाई डी टी जो होगा, स्लोप जो निकालेंगे, तो जैसे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है, तो यहाँ पर क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। यहाँ पर ग्राफ अगर हम बना दें, क्वेश्चन नंबर 10 का एक ग्राफ एक बना दें समझाने के लिए कि इस पार्ट से इस पार्ट तक ये आई और टी का ग्राफ है। यहाँ पर करंट कांस्टेंट है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा, और इस वाले पार्ट के लिए ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो डी आई बाई डी टी स्लोप जो होगा निगेटिव होगा, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो इस केस में पॉजिटिव ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो पॉजिटिव ईएमएफ इंड्यूस बी पार्ट में चूंकि निगेटिव है इसलिए नहीं होगा, और सी पार्ट में, सी पार्ट ही सही लग रहा है, तो सी पार्ट जो है, सी पार्ट इन्होंने दिया हुआ है जो, वो इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जीरो है, फिर ये दिए रखा है, और फिर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में दे रखा है। तो यहाँ क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉजिटिव है। आप देखिए डी आई बाई डी टी तो निगेटिव है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन इस पार्ट के लिए डी आई बाई डी टी तो एक्यूट एंगल बना रहा है तो पॉजिटिव होगा, लेकिन माइनस साइन माइनस एल डी आई बाई डी तो ये निगेटिव हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये जो सी पार्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो है सी पार्ट रहेगा आंसर। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है फिर ट्रांसफार्मर पर बेस्ड है, मिटा दे रहे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा, है ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या है, ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रिड्यूसेस द वोल्टेज ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम 2000 वोल्ट टू 220 वोल्ट। यानी ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, क्या है, जिसमें हम वोल्टेज को कम करते हैं, जिससे क्या, जिसमें हम वोल्टेज को कम कर रहे हैं, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होगा, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फॉर्मूला दोनों के लिए वही है, Vp अपॉन Vs विल बी Np अपॉन क्या, Ns। तो इन्होंने क्या कहा है, स्टेप डाउन लिखा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर reduces the voltage of a transmission line from 2200 to 220. The power delivered by it is 880. पावर जो डिलीवर्ड है वो 880 वोल्ट है, सॉरी 880 वाट होगा, 880 वाट है। द पावर डिलीवर्ड by it is 880 watt and its efficiency is 88%. तो efficiency क्या होती है, efficiency होता है आउटपुट अपान क्या, इनपुट इंटू 100। तो efficiency इन्होंने दे रखा है कितना, efficiency दिया हुआ है 88%, यानी 88 अपान 100 हो जाएगा। आउटपुट हमें निकालना है, यहाँ पर आउटपुट निकालना है, और इनपुट यहाँ से निकाल सकते हैं, कैसे, बल्कि आउटपुट और इनपुट यहाँ इन्होंने दे रखा है। आउटपुट जो दिया है वो 220 वोल्ट, आउटपुट कितना दिया है 220 वोल्ट, और इनपुट दिया हुआ है कितना, याद रखिएगा ये इन्होंने पावर दिया है, ये इन्होंने क्या दिया है, पावर दिया है। तो हम लोग P और I भी निकालना पड़ेगा, यहाँ पर I भी निकालना पड़ेगा। ये जो है आउटपुट पावर होगा और ये क्या होगा, इनपुट पावर होगा।
तो इफिशियंसी 88/100 और आउटपुट जो होगा वो पावर क्या हो जाएगा, V इंटू आई। और Vs दिया हुआ है कितना, Vs दिया है कितना 220 और Vp प्राइमरी के क्रॉस जो इनपुट है वो कितना दिया है 2200। तो यहां पर ये 220 आउटपुट जो होगा और इनटू क्या होगा Is, P होता है V इंटू आई। और इनपुट में क्या होगा, इनपुट में 2200 इनटू क्या हो जाएगा, इनटू साथ में क्या होगा IP, ये इनपुट हो गया जो प्राइमरी में डाला जाएगा। तो ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और इसमें देखिए पूछा इन्होंने क्या है, पूछा इन्होंने ये है कि पावर, पूछा इन्होंने ये है कि द पावर डिलीवर्ड बाय इट इज 880 वोल्ट। तो ये पावर जो है ये PS कहा जाएगा। क्या कहेगा, जो P आउटपुट है वो PS है और पावर प्राइमरी में जो होगा उसको हम P कह लें। तो ये क्या होगा VP इंटू क्या होगा IP होगा, VP इंटू क्या होगा IP होगा। तो यहां पर ये PS जो होगा वो दिया हुआ है 880 वोल्ट, PS जो दे रखा है यानी पावर आउटपुट जो दे रखा है 880 वोल्ट। और पूछा क्या है इन्होंने, द इनपुट करंट ही पूछा है। तो हम डायरेक्ट आउटपुट क्यों न पावर ही रख दें, ये हम आउटपुट पावर सीधा रख दें। और आउटपुट पावर कितना है 880 डायरेक्ट। आउटपुट पावर चूंकि इन्होंने दे रखा है, क्या आउटपुट पावर इन्होंने दे रखा है 880, तो ये तो 880 हो जाएगा। इनपुट में P क्या होता है V इंटू आई, तो V है 2200 इंटू IP। और साथ में ये 100 हमने यहाँ ले लिया है, इसलिए वहां पर अब जरूरत नहीं है। इस 100 को यहाँ ले लिया गया है। आप चाहें इफिशियंसी अगर कभी परसेंटेज में ही दे रखा है तो ये 100 लेने की जरूरत नहीं, वो इधर आ गया है। तो यहां से हमें IP निकालना है, तो 8 ये कट जाएगा, 10 आएगा, ये 2 0 इससे कट जाएंगे। तो IP को हम अगर इस तरफ ले लें, IP को इस तरफ ले लें, ये कितना आ जाएगा, ये इस तरफ आ गया तो 10 अपान कितना 22। ये जरा कैलकुलेट कर इसको देख लीजिए। फिर अगर इसको और अच्छे से समझना हो तो ये VP अपान VS, V जो होता है P मतलब प्राइमरी माने इनपुट होता है और इसकी यहाँ बाई चांस जरूरत नहीं है। और इफिशियंसी जो होती है आउटपुट अपान इनपुट, और आउटपुट जो होगा, आउटपुट मतलब क्या होगा, जो पावर आउटपुट PS जो दिया हुआ है और पावर इनपुट क्या होगा PP होगा, मैंने प्राइमरी कॉइल में कितना इनपुट है। यहाँ VP इन्होंने दे रखा है 2200 इंटू क्या IP, और IP ही निकालना है। तो PP की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दें, I और PS की वैल्यू 880 दिया है, तो इससे IP जो है, और ये शायद 4th ऑप्शन आता है क्या 0.45, ये कैलकुलेट कर लेना एम्पियर ये वैल्यू आएगी।